वेलकम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल दिल्ली वाला रणबीर सिंह में। ये हमारा पहला ही लेक्चर है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी फर्स्ट क्लास मंडे से शुरू हो जाएगी। हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी की पहली एनसीईआरटी है, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है, पृथ्वी हमारा आवास, जिसका फर्स्ट चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या अदर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें आपको डिटेल में जीएस चाहिए, या आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको कम्प्लीटली डिटेल में चीज़ें समझनी है, बेसिक से शुरुआत आपको करनी है, तो मैंने कहा था कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वहाँ पर आपको 1 बाय 1 ये वीडियो मिलते रहेंगे। जैसे कि हम ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से शुरुआत करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे हम इसके। धीरे धीरे आपको डेली 9 बजे 9 AM सुबह के टाइम पे आपको एक एक वीडियो मिलती रहेगी डेली, ठीक है, ताकि आपकी बेसिक से आगे तक की तैयारी डिटेल में अच्छे तरीके से हो सके। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें जिसमें आपका जीएस जनरल स्टडी है जो डिटेल में पूछा जाता है। तो ये हमारा पहला ही वीडियो है, हमारे साथ आप जुड़े रहें। इसमें बेसिक से शुरुआत करें, थोड़ा सा डाटा मैं ज़रूर ऐड कर दूंगा, बाकी एनसीईआरटी ही बेसिक आपको पढ़ाऊँगा ताकि आपकी एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो ये हमारा फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट चैप्टर है इसका, सौरमंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इंग्लिश में द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। मैं आपको साथ साथ इंग्लिश में भी टर्म बताता चलूँगा, तो ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना किसी तरह से कि हिंदी इंग्लिश का कोई इसमें अंतर रहेगा, ठीक है। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जिसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे पूरा का पूरा, और साथ साथ इसमें सोलर सिस्टम के बारे में, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, स्टीरियोड्स के बारे में पढ़ेंगे, और स्टीरियोड्स एस्ट्रॉयड के बारे में पढ़ेंगे, मेटेरॉयड्स के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी डिटेल हैं जो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसमें पहले एक स्टोरी से आपको बेसिक बता रखी है यहाँ पर। जैसे कि सूर्यास्त के बाद आकाश में आप देखना शुरुआत करते हैं, आसमान में अगर आप देखते हैं, स्काई में आप देखते हैं, तो आपको तारे, स्टार्स दिखाई देते हैं जो आपको ऐसे लगते हैं कि जैसे मानो आकाश में हीरे जड़े हुए हों। ये आप एक स्टोरी से इसमें बेसिक बता रखी है शुरुआत करने के लिए। उसके बाद जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है कि जैसे यहाँ पर चमकीली वस्तुओं के आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी आप साथ में देखते हैं, मून को भी आप साथ साथ में देखते हैं। इसके आकार जो है आपने बदलते हुए देखे होंगे, जैसे कि आपने पूरा चंद्रमा भी देखा होगा, फिर आधा चंद्रमा भी देखा होगा, ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल बारीक सा भी देखा होगा। ये चीज़ें बदलती रहती हैं। आप जो पूर्ण चंद्रमा है लगभग महीने में एक बार देखते हैं, जो फुल मून है उसको एक बार ही देखते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है आपकी, इसको पूर्णिमा बोला जाता है। हिंदी में से पूर्णिमा बोला जाता है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो फुल मून। फुल मून ये कई बार परीक्षा में आपकी पूछा गया, फुल मून इसे बोलेंगे, पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात्रि होती है, ठीक है। ठीक इसके 15 दिन बाद इसे आप इसे नहीं देख सकते। जो नया चंद्रमा है, नए चंद्रमा की रात्रि है जिसमें अमावस्या यहाँ पर कहा गया, जिसमें आपको मून बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ठीक है, अमावस्या से बोला जाता है नए चंद्रमा की रात्रि। नए चंद्रमा की रात्रि क्यों कहा गया इसे? न्यू मून, इंग्लिश में से बोलेंगे न्यू मून, ठीक है, न्यू मून, क्योंकि इसके दोबारा से फिर आपको चंद्रमा दिखना शुरू हो जाता है। इसके अगले दिन से आपको चंद्रमा बिल्कुल पतले से रूप में दिखना शुरू हो जाता है, फिर आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। चंद्रमा के बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे, मून के बारे में। तो जो बिल्कुल जिसमें आपको चंद्रमा नहीं दिखेगा उसे बोलेंगे न्यू मून, जिसे हिंदी में बोलेंगे अमावस्या। और जो आप जिसमें आपको पूर्ण चंद्रमा वाली रात्रि, पूरा चंद्रमा पूरा दिखेगा आपको, उसे बोलेंगे हम फुल मून, ठीक है। ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसमें है कि आपको आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? तो हम सन की वजह से नहीं देख पाते। जो सूर्य का प्रकाश है, उसकी जो हीट है, उसकी जो लाइट है, उसकी वजह से हम बिल्कुल भी इसे नहीं देख पाते। क्योंकि सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय जो चमकने वाली वस्तुएं हैं दिन में नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि सूर्य, चंद्रमा, सन हो गया, मून हो गया, ठीक है, और जो अन्य वस्तुएं हैं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं उन्हें खगोलीय पिंड बोलते हैं। हिंदी में हम उसे बोलेंगे खगोलीय पिंड, हम उसे बोलेंगे। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे सेलेडियस बॉडी।
इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे सैलिडस बॉडी, सैलिडस बॉडी। ठीक है, इसमें आपके पूरे के पूरे जितने भी आपके स्टार हैं, जिनमें से सूर्य भी एक स्टार ही है, ठीक है, मून है वो आ जाएंगे, और सभी अन्य वस्तुएं जैसे कि प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट जिसमें पृथ्वी भी एक है, वो सारे के सारे खगोलीय पिंड हैं, सैलिडस बॉडी हैं पूरे के पूरे। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के हैं और गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, ये गैसेस से बने हुए हैं आपके। इनके पास अपनी ऊष्मा, अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है। ठीक है, इनके पास अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है। खुद की लाइट और हीट जिसके पास होती है, वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा बोलते हैं, स्टार बोलते हैं। जिसके पास खुद की लाइट होगी, खुद की हीट होगी, उसे हम स्टार बोलेंगे। तो सूर्य भी एक स्टार है। ठीक है, सूर्य भी एक स्टार है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है रात के समय, ये आगे चीज़ें डिटेल में भी दे रखी हैं, जैसे जैसे चीज़ें दे रखी हैं उसी हिसाब से मैं आपको बताता जा रहा हूँ। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन इसमें बहुत अधिक दूर होने के कारण इसकी जो ऊष्मा और लाइट है, इसकी हीट और लाइट को हम महसूस नहीं कर सकते। जो हम रात के समय स्टार देखते हैं, उसकी जो हीट है और उसकी जो लाइट हम महसूस नहीं कर सकते। हम एक पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं वो स्टार, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं दूर होने की वजह से। सूर्य हमारे नज़दीक है उसके अकॉर्डिंग। आपने ध्यान दिया, कुछ दूरी देखने सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। रात्रि के समय आसमान में देखने पर आप तारों का एक समूह आपको दिखाई देता है, विविध आकृतियां आपको दिखाई देती हैं। इन्हें ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन। नक्षत्र मंडल को बोलेंगे इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, तारों का एक समूह। ठीक है, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, कॉन्स्टिलेशन है, जिसे बहुत आसानी से पहचाना जाने वाला है। जिसमें से एक सप्तऋषि तारों का एक समूह है, जो अर्सा मेजर का एक भाग है, यानी कि इसी का एक पार्ट है। सप्तऋषि या सेवन स्टार भी हम बोल देते हैं। सेवन स्टार आपने देखा भी होगा, इसके बारे में आप जानते भी होंगे। तारों का एक समूह है, नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ बता रखी है, प्राचीन समय में जो लोग थे, रात्रि के निर्धारण के समय ध्रुव तारे का प्रयोग करते थे। ठीक है, मैं अभी ध्रुव तारा भी आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैप बना कर भी दिखा रखा है। ये उत्तर दिशा में होता है, हमेशा ही उत्तर दिशा में दिखाई देता है आपका ध्रुव तारा। तो इसकी निर्धारण के हिसाब से दिशा का निर्धारण किया जाता था। ठीक है, आसमान में एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि के साथ साथ ध्रुव तारे की जो स्थिति है उसका भी पता लगा सकते हैं। चित्र में अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, काल्पनिक रेखा इन्होंने खींची गई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जैसे ही आप नॉर्थ दिशा में देखेंगे, आप रात के समय आकाश में खुद भी आप देख सकते हैं, ये सेवन ऋषि है, सेवन स्टार है। ये एक उल्टा 5 सा बना हुआ है यहाँ पर। तो नीचे वाले जो 2 स्टार है, इनकी सीधी रेखा से ऊपर होता है ये ध्रुव तारा, जिसे पोल स्टार भी कह सकते हैं, पोल स्टार। ठीक है, ध्रुव तारा ये हमेशा उत्तर दिशा में आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये एक ही स्थान पर रहता है पूरे के पूरे, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पूर्व दिशा दे रखी है, उत्तर दिशा दे रखी है सीधा, ये पश्चिम। तो ये 7 स्टार है, इनके साथ ही फिर ऊपर की तरफ उत्तर तारा पोल स्टार होता है। ठीक है, रात के समय आप इसे देख सकते हैं खुद। प्राचीन समय में लोग रात्रि का निर्धारण करने, ये बता दिया मैंने आपको। जैसे कि आगे बता रखा है कि कुछ खगोलीय पिंड हैं जो, ठीक है, खगोलीय पिंड हैं जो स्टीलियस बॉडी हैं, जो उनका अपना ऊष्मा, अपनी ना लाइट होती है और ना ही हीट होती है। ठीक है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं, हम प्लानेट बोलते हैं। अंग्रेजी में प्लानेट, हिंदी में आपका हो गया ग्रह। जैसे कि हमारा पृथ्वी, अर्थ भी एक प्लानेट है, ग्रह है, क्योंकि इसकी अपनी ना तो अपनी लाइट है, ठीक है, ना ही अपनी ऊष्मा, ना ही अपनी हीट है। तो ये जो भी हीट और लाइट, ये दोनों की दोनों सन से लेता है। तो सूर्य एक स्टार है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टार का और प्लानेट का अंतर बताया गया है। स्टार और प्लानेट दोनों का अंतर बता रखा है कि स्टार और प्लानेट में अंतर क्या होता है। ठीक है, ग्रीक भाषा, जैसे आगे बता रखा है, ग्रीक भाषा का प्लेनेटाइड शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। ये तो आपको पता ही होगा कि जितने भी प्लानेट हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो सोलर सिस्टम का एक भाग है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, ये एक ग्रह है, ये आगे बता रखा है। ये अपना संपूर्ण प्रकार और ऊष्मा सूर्य से लेती है, सन से लेती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का एक तारा है।
ठीक है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखो ना, चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी, जैसे हमारे यहाँ से चंद्रमा दिखाई देता है। और एक ये यहाँ पर फैक्ट भी दे रखा है कि जैसे कि जुपिटर है, सैटर्न है और यूरेनस है, इनके चारों ओर छल्ले हैं। सबसे ज़्यादा जो फेमस छल्ले हैं वो शनि के हैं। ये छल्ले इन्हीं के टूटे हुए भाग हैं, ठीक है। आगे आप देखोगे ये मैप आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसके आप पूरे के पूरे आपके चीज़ें क्लियर हो जाएंगी साथ साथ में। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि पहले हम सीक्वेंस देखेंगे, इसमें ये पूरा का पूरा इनके बारे में बता रखा है, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। हमारा जो सोलर सिस्टम है इसकी डेफिनेशन भी आगे दे रखी है, मैं आपको पहले इसलिए नहीं बता रखा क्योंकि आगे फिर दोबारा से रिपीट हो जाएगी वो थी जी। ये सोलर सिस्टम के बारे में पूरा बता रखा है, जिसमें हमारा सन आ जाता है और पूरे के पूरे प्लानेट आ जाते हैं हमारे, ठीक है। क्षुद्र ग्रह आ जाएंगे हमारे, ठीक है। एस्ट्रॉयड्स आ जाएंगे, मेटेरॉयड्स आ जाएंगे, ये सब चीज़ें आ जाएंगी जिसमें। तो ये सन हो गया, जिससे सभी जो प्लानेट हैं अपनी हीट और लाइट लेते हैं। इसके सीक्वेंस में हम देखें, सबसे पहला आता है मरकरी। सबसे पहले मरकरी आ गया। अगर सीक्वेंस में बाकी इनका और भी फैक्ट मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। सेकंड नंबर पे वीनस आ गया, शुक्र हिंदी में बोलेंगे। थर्ड पे हमारा पृथ्वी आ गया, अर्थ आ गया, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका मंगल आ गया, मार्स आ गया। और फिफ्थ नंबर पे जुपिटर आ गया। सिक्स्थ नंबर पे सैटर्न शनि आ गया, जिसके ये बता रखा है जो छल्ले हैं। और 7 नंबर पे यूरेनस आ गया, अरुण आ गया, हिंदी में अरुण बोल देंगे इसे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर नेपच्यून आ गया नीचे, ये नीचे नेपच्यून आ गया, जिसे वरुण बोलेंगे हिंदी में वरुण बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पर चीज़। तो यहाँ सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो आपका सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर आपका शनि है, फिर अरुण है, वरुण है, फिर अरुण है और फिर आपका वरुण है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये सीक्वेंस वाइज है। और ये बीच में जो पट्टी दिखाई दे रखी है आपकी, क्षुद्र ग्रह की पट्टी, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जो ये बुध है, मरकरी है, शुक्र है, अर्थ है और मंगल है, इनको इनर प्लैनेट्स या आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है। आंतरिक ग्रह भी इनको बोला जाता है, इनर प्लैनेट, ठीक है। और इनको बाह्यग्रह बोला जाता है। बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, इनको बाह्यग्रह बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये सूर्य के नज़दीक हैं और भारी जो पदार्थ हैं, लोहा हो गया, मैग्नेटाइट, इन सब चीज़ों से बने हुए हैं, ठीक है। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। उसके बाद जो बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है, ये गैसों से ज़्यादा बने हुए हैं, ठीक है। ये बाह्यग्रह इनको बोलते हैं। उसके बाद एक फैक्ट है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा प्लानेट कौन सा है, ये जुपिटर है आपका। सबसे बड़ा प्लानेट आपका जुपिटर है, ठीक है। अगर इसका सीक्वेंस आप सूर्य से देखेंगे तो 5वें नंबर पे आ जाएगा। एरिया वाइज आप इसे देखेंगे तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। सबसे छोटा आपका मरकरी हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर पे वैसे भी और छोटे में भी सबसे फर्स्ट नंबर पे है। क्लियर हो गई चीज़ें। उसके बाद जो है आपका, अगर हम बड़े के हिसाब से देखें, सबसे बड़ा जुपिटर है, सेकंड नंबर पे आपका शनि हो गया, थर्ड नंबर पे आपका अरुण हो गया, यूरेनस हो गया, फोर्थ नंबर पे अरुण नेपच्यून हो गया और फिफ्थ नंबर पे हमारा पृथ्वी आ जाता है। सिक्स्थ नंबर पे वीनस आ जाएगा और 7 नंबर पे आपका मंगल आ जाएगा, सेकंड सबसे छोटा ग्रह ये। फर्स्ट नंबर पे आपका मरकरी आ जाएगा। ये इनकी सीक्वेंस है एरिया वाइज, बड़े से छोटे से बड़े से छोटे, छोटे से बड़े, ठीक है। अगर आप इनको देखेंगे तो सीक्वेंस मैंने आपको दोनों तरह की इसमें बता दी हैं, इनर प्लैनेट और जो बाहर आउटर प्लैनेट हैं वो भी चीज़ें मैंने आपको, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे तो आगे जो इसमें फैक्ट दे रखे हैं, आगे मैं आपको इसके ऐसे समझा देता हूँ। जैसे कि इसके बारे में थोड़े से फैक्ट दे रखे हैं। जैसे बुध के बारे में देखें, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर की जो परिक्रमा है इसकी, वो हम रिवोल्यूशन है, ठीक है। रिवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वह 88 दिन में करता है। जो खुद की जो घूर्णन गति है, वो अपने ही अक्ष पर, जिसको घूर्णन गति बोलते हैं, रोटेशन वाली जो है, वो 59 डेज में है, ठीक है। जो खुद की घूर्णन गति है वो 59 डेज में है इसकी। हमारे यहाँ पृथ्वी की 1 दिन में है, जो खुद का पृथ्वी चक्कर लगाती है, घूर्णन गति है, ठीक है। और जो सूर्य के चारों ओर लगाती है, जो सूर्य के चारों ओर वाला रिवोल्यूशन वाला पार्ट है, वो 365 दिन का है।
इसका 88 डेज का है। अगर देखेंगे तो बुध का सबसे कम है, जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाला पार्ट है वो बुध का सबसे कम है, ठीक है। उसके बाद है वीनस है, शुक्र है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 255 दिन में लगाता है, ठीक है। खुद की घूर्णन गति भी इसकी बहुत ज़्यादा, 243 दिन शायद सबसे ज़्यादा है, सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है वीनस की, ठीक है। इसे पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है क्योंकि आकार में ये पृथ्वी के साइज़ के बराबर ही है। और दूसरा ये है कि इसको आप इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी इसको बोला जाता है, इवनिंग स्टार भी इसको बोल देते हैं और मॉर्निंग स्टार भी बोल देते हैं, क्योंकि सुबह के समय ये पूर्व दिशा में दिखाई देता है और शाम के समय, इवनिंग के समय ये पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। उसके बाद पृथ्वी के मैंने बता ही दिया, पृथ्वी का आपको 365 दिन में लगाती है, तो पता ही होगा आपको। और एक दिन में अपना खुद का लगा देती है, यानी कि पृथ्वी अपना जो खुद की जो गति है, घूर्णन गति है, जो रोटेशन गति है, वो सबसे फास्ट है, एक दिन में ही इसको कर लेती है। उसके बाद मंगल है, मंगल की जो 687 दिन में लगाता है सूर्य की जो है, और खुद का है वो पृथ्वी के समान ही एक दिन में लगा, 24 घंटे में लगा देता है। इसके चंद्रमाओं की संख्या 2 है। हमारे यहाँ जो चंद्रमा है, सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, वो एक ही है, जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ आंतरिक ग्रह, इंटरनल जो आपके प्लानट हैं, सूर्य के नज़दीक हैं और चट्टानों से बने हुए हैं, भारी पदार्थों से बने हुए हैं। क्लियर होगी चीज़। उसके बाद है जो आपके जो बाहरी ग्रह, जिनको बोल बाहर ग्रह, जो सूर्य से दूर हैं, बहुत बड़े आकार के हैं, ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं, गैसेस से ज़्यादा बने हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा बृहस्पति है, सूर्य के चारों ओर ये 11 साल में चलता है भाई, 11 साल में सूर्य की परिक्रमा करता है, 11 साल, 11 महीने और लगभग 12 साल, 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल, और अपने अक्ष पर ये घूम जाता है 9 घंटे 56 मिनट में। देखिए कितना फास्ट है, अपने खुद के उस पर जो घूर्णन गति है इसकी, वो 9 घंटे 56 मिनट की है। और इसके चंद्रमा देखिए, ये डाटा आपको नहीं लेना यहाँ पर चंद्रमा वाला, क्योंकि चंद्रमा बदलते रहते हैं, ठीक है। ये डाटा नया नया आता रहता है भाई, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, जैसे कि हम डिटेल में इन चीज़ों को चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी के बारे में ही इसमें पढ़ेंगे। शनि के बारे में बताया गया यहाँ पर, शनि का जो परिक्रमण काल है एक 29 साल का है, 29 साल 5 महीने का। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट का है, ठीक है। और सबसे फेमस है शनि के चारों तरफ जो छल्ले हैं, इन छल्लों की संख्या 7 है। उसके बाद आपका यूरेनस है, अरुण जिसको हिंदी में बोलते हैं, अरुण है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है 84 साल में, और अपने अक्ष पर, खुद के अक्ष पर जो घूमता है वो घूमता है 17 घंटे 14 मिनट में। चंद्रमाओं की संख्या आपको लेनी नहीं, मैं बताता हूँ, बदलते रहते हैं। नेपच्यून है, वरुण है, जो ये 164 साल में सबसे ज़्यादा टाइम में जो कर रहा है, 164 साल में वो नेपच्यून कर रहा है। अगर ये फैक्ट आपसे पूछा जाता है, 164 साल में नेपच्यून कर रहा है, सबसे ज़्यादा साल में जो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है, ठीक है, रिवोल्यूशन करता है, वो सबसे ज़्यादा समय में करता है नेपच्यून। और अपने अक्ष पर सबसे कम टाइम में करता है बृहस्पति, 9 घंटे 56 मिनट में। अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा, अपने ही जो अक्ष पर सबसे ज़्यादा टाइम में जो करता है, अपने ही ऑर्बिट पर वो टाइम में करता है 243 दिन में करता है शुक्र, वीनस। अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा दिनों में, सबसे कम दिनों में करता है बृहस्पति, सबसे ज़्यादा दिनों में करता है शुक्र, ये बात आपको ध्यान है। लेकिन सूर्य के चारों सबसे ज़्यादा दिनों में करता है नेपच्यून, ठीक है, और सबसे कम दिनों में करता है बुध, 88 दिन में। क्लियर होगी यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें। इनर प्लानेट आपको मैंने बता ही दिया, और आउटर प्लानेट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। छोटे और बड़े ये सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने आपको, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, उसी आकार मैंने चीज़ें बता दी। और दूरी यहाँ पर लिखी हुई है मिलियन में। दूरी एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर दूरी ये मिलियन में लिखी है, 58 मिलियन बुध इतनी दूर है, 108 मिलियन शुक्र दूर है, 115 पृथ्वी दूर है। पृथ्वी का आपको मैं बता दूं, जो फैक्ट है सीधा का सीधा 14 करोड़ 98 लाख का है, जिसे हम लगभग 15 करोड़ बोल देते हैं। 14 करोड़ 98 लाख पृथ्वी दूरी पर है, इसीलिए यहाँ पर प्रकाश को जाने में 8 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और ये यहाँ पर शुद्र ग्रह आ गए आपके, शुद्र ग्रह की पूरी पट्टी दे रखी है यहाँ पर, एस्ट्रॉयड, जिनको इंग्लिश में एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं, ठीक है। शुद्र ग्रह की पट्टी, ये ग्रहों के ही टूटे हुए भाग हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं भाई, ये भी सूर्य परिक्रमा। इनके बारे में जो फेमस फैक्ट पूछा जाता है वो ये है कि मार्स, मंगल और जुपिटर बृहस्पति के बीच में है, शुद्र ग्रह की पट्टी है जो इन दोनों के बीच में है,
ठीक है, ये ग्रहों के ही टूटे हुए भाग हैं। आगे आ जाता है आसमान में दिखने वाला चंद्रमा, एक सैटेलाइट है, एक उपग्रह है। ये बात तो आपको पता ही होगी सबको, ये एक सैटेलाइट है, ठीक है, ये एक सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट वैसे दो प्रकार के होते हैं, आपको पता ही, ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी होती हैं जो जिनको हम मानव निर्मित उपग्रह बोलते हैं, जो हम सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं, ठीक है, संचार माध्यम के लिए, ठीक है, ये कम्युनिकेशन के लिए, ये आपको पता होगी बात। और ये जो है जो नेचुरल है, ठीक है। पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है, ठीक है, जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। यह हमारी पृथ्वी का सहचर भी है, पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर लगाता है भाई। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के 7 अन्य ग्रह जो सूर्य से, हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह जो सूर्य से प्रकाश और उष्मा, हीट और लाइट लेते हैं, उनमें से चंद्रमा भी एक है। चंद्रमा भी सूर्य से ही लेता है अपनी जो भी लाइट और हीट लेता है, ठीक है। अब ये सोलर सिस्टम के बारे में बता रखा है। सोलर सिस्टम में आपका क्या क्या आएगा? सोलर सिस्टम में आपका क्या क्या आएगा? सौर मंडल किसको बोला जाता है? यहाँ पर ये सिंपल सीधी भाषा में समझा रखा है, जिसमें सौर मंडल उसको हम बोलेंगे जिसमें सन आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा, 8 ग्रह आ जाएंगे। 8 ग्रह मैं आपको अभी ऊपर बता चुका हूँ। सैटेलाइट आ जाएंगे जो ग्रहों के सैटेलाइट हैं, प्लानेट के सैटेलाइट हैं। कुछ अन्य खगोलीय पिंड आ जाएंगे जिसमें से आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ एस्ट्रॉयड, मेटेरॉयड्स आ जाएंगे। मेटेरॉयड के बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसमें शुद्ध ग्रह एस्ट्रॉयड मैंने बता दिया, मेटेरॉयड उल्का पिंड है। ये सब मिलकर के इनको सोलर सिस्टम बोलते हैं, हम सौर मंडल बोलते हैं, ठीक है, हम सौर मंडल बोलते हैं। यहाँ पर सूर्य सेंटर में है, ये सौर मंडल है। यहाँ हम गैलेक्सी की बात नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम इसे सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। यह है आपका पूरा सौर मंडल। यहाँ पर एक फैक्ट भी दे रखा है, पुराने रोमन कहानियों में सौल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौल शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य परिवार को सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। ये फैक्ट आपका डाटा का। सौर शब्द के बारे, सौर मंडल के बारे में बता दिया। सूर्य क्या है? सूर्य सन सौर मंडल के केंद्र में है। सौर मंडल फिर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर सोलर सिस्टम के बीच में है, सेंटर में है, ठीक है। यहाँ पर गैलेक्सी की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, ठीक है। इसका खिंचाव बल जो है, जिसको हम बोलेंगे, आप ग्रेविटी बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स भी से बोल सकते हो आप, ठीक है, ग्रेविटी बोल सकते हो। इसे सौर मंडल को बांधे रखता है, ठीक है। जो उसके ग्रह हैं इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। सूर्य सौर मंडल के लिए हीट, लाइट और हीट का एकमात्र सोर्स है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि नज़दीक होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। लगभग 15 करोड़, मैंने बताया ना 14 करोड़ 98 लाख के लगभग आप ये अर्थ से हमारी दूरी पर है। तो ये हो गया यहाँ पर क्लियर, ठीक है। उसके बाद ग्रह प्लानेट के बारे में बता रखा है। हमारे सौरमंडल में 8 प्लानेट हैं, ठीक है। ऊपर जो मैंने आपको बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया और आपका नेपच्यून हो गया, सॉरी यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया, अरुण वरुण हो गए, ठीक है। इसमें एक फैक्ट भी दे रखा है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अर्ट्स नट्स। इसे फैक्ट को रटने की आपको जरूरत नहीं है, आप यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें एक और ग्रह हुआ करता है जिसे प्लेटो बोला जाता था। 9 ग्रह आते थे पहले, प्लेटो, ठीक है, प्लेटो, जिसे 2006 में ग्रहों की सूची से बाहर निकाल दिया गया, बाहर इसे कर दिया गया क्योंकि इसकी जो कक्षा है, ऑर्बिट है, इसकी जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है, वो नेपच्यून की कक्षा को बीच में से काटती थी, ठीक है। इसे अब बना दिया गया है ड्राफ प्लानेट, ठीक है, जिसे बोना ग्रह बोलते हैं। ये बोने ग्रहों की सूची में अब हमारे पास 8 ही ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, ठीक है। सौरमंडल के जो सभी के सभी 8 ग्रह हैं एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इस रास्ते को दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं। दीर्घवृत्ताकार बहुत ऐसे करके, ऐसे ही दीर्घवृत्ताकार बहुत बड़े एरिया में फैले हुए हैं। इसे कक्षा ऑर्बिट कहलाती, ये कक्षा कहलाती है इनकी, ऑर्बिट, ठीक है, ये इनकी कक्षा कहलाती है, ऑर्बिट। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, जो मैं आपको ऊपर फैक्ट बता चुका हूँ अपनी कक्षा में। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 डेज, सबसे कम दिन लगते हैं। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, मैंने जुड़वा बहन भी से बोलते हैं क्योंकि ये आकार में, ठीक है,
एरिया में और आकृति शेप में लगभग पृथ्वी के समान है। प्लेटो का मैंने बता ही दिया आपको फैक्ट, ये बोने ग्रह में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका रह जाता है आर्यभट्ट के बारे में बता रखा है, पता होगा। पृथ्वी के बारे में बता हुआ, सूर्य से पृथ्वी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आप देखेंगे तो 3rd नंबर पे आती है, आकार में देखेंगे तो इसे 5वें नंबर पे आ जाएगी, जो मैं ऊपर आपको फैक्ट पूरा बता चुका। आकार में 5वें नंबर पे है, ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, ठीक है। यही कारण है कि पृथ्वी की जो आकृति है, जो इसकी शेप है, इसे भूआ जियोड बोला जाता है। हिंदी में से जियोड बोल देते हैं, इंग्लिश में से भूआ बोल देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में से जियोड बोलेंगे, जियोड, अंडे के आकार की। ये पूरी तरह गोल नहीं है, ऐसे है। ध्रुवों पर यहाँ पर थोड़ी सी चपटी है, पोल पर थोड़ी सी चपटी है, ठीक है, ऐसे। ये पृथ्वी के बारे में बताया हुआ है। पृथ्वी पर जो इन्होंने बता रखा है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी पर ना तो अधिक गर्म है, ना ही ज़्यादा पूरी तरह से ठंडी है, वायु है, ठीक है, पानी है यहाँ पर, ठीक है, जो गैसों से बने हुए हैं। दूसरे ग्रहों पर इसी तरह की गैसें नहीं पाई जाती जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। आज मंगल ग्रह पे तो अब खोज चल ही रही है, चंद्रमा पे भी चल रही है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन से ही बाद में मिलकर के फिर आगे पानी बनता है। इन्हीं कारणों से सौरमंडल पर सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष देखने पर यह नीली दिखाई दे, नीली का कारण दे रखा है क्योंकि इसमें 2/3 पर आपका ढकी हुई है पानी से, इसलिए इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है, ठीक है। ये आगे बता रखा है कि जो लाइट की स्पीड है, लाइट की स्पीड के बारे में एक फैक्ट दे रखा है यहाँ पर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जो लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। इसी हिसाब से आप लगा सकते हो 14,98,00,000 पूरा निकाला हुआ है, ठीक है। 8 मिनट का समय लगता है, वैसे 8 मिनट 18 सेकंड होता है। 8 मिनट 18 सेकंड का समय कुछ लगता है जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी पर पहुंचने में, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में एक फैक्ट दे रखा है, छोटे छोटे फैक्ट भी यहाँ पर साथ साथ में दे रखे हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, ठीक है। चंद्रमा के बारे में बता रखा है, मून के बारे में यहाँ पर बता रखा है, जो मैंने ऊपर थोड़ा सा इसके बारे में अमावस्या और आपने वो पढ़ी लिया है पूर्णिमा, ठीक है। मून के बारे में और फैक्ट यहाँ पर बताए हुए हैं कि पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह, एक ही सैटेलाइट है हमारा ये, ठीक है, चंद्रमा, जिसे हम चंद्रमा बोलते हैं। इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास की केवल 1/4 है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है, पृथ्वी का 1/4 है, पृथ्वी का 1/4 है, ठीक है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ये हमसे 3,84,000 किलोमीटर दूर है, सूर्य के मुकाबले बहुत नज़दीक है। वो करोड़ों में है, सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर दूर है, जो आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रों की दूरी तुलना कर सकते हैं। फिर ये बता रखा है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सैटेलाइट एक ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रह को चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि हमारे जो प्लानेट हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो सैटेलाइट हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। मानव निर्मित जो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं, ये कृत्रिम पिंड हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ठीक है, संचार माध्यम के लिए जो आपका कम्युनिकेशन होता है पूरा का पूरा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ठीक है। ये इसमें बता रखा है कैसे रॉकेट का कोई प्रक्षेपण होता है, ठीक है। रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना, ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं इनके बारे में। आगे है आपका चंद्रमा के बारे में बता रखा है। जैसे चंद्रमा के बारे में और भी फैक्ट दे रखे हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा करता है, ठीक है। लगभग इतने ही टाइम में ये अपने अक्ष पर खुद का जो ऑर्बिट है उस पर भी चक्कर लगा, यानी कि इसकी जो रोटेशन की गति है, ठीक है, जो उसकी रोटेशन की गति है और जो उसकी रिवोल्यूशन की गति है, दोनों समान है। यानी कि ये पृथ्वी के चारों तरफ और खुद के चारों तरफ, मतलब कि खुद जैसे घूमते, जैसे पृथ्वी खुद 24 घंटे में घूम जाती है, खुद घूमती है, जैसे घूर्णन गति है पृथ्वी की, ठीक है, खुद का घूमना, बॉल को जैसे आप घुमा के देखोगे ऐसे। और जो चंद्रमा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, चंद्रमा ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ जो घूमता है, ऐसे ऐसे अगर चलेगा तो ये भी 27 दिन में पूरा कर रहा है। और खुद की जो गति है इसकी, खुद के चारों तरफ घूमने की गति, वो भी इसकी 27 दिन में लगभग बराबर है, दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है। जैसे हम ऐसे बढ़ते देखते हैं, इस तरफ चंद्रमा होता है, यहाँ पर सूर्य मान लो, इस तरफ देखते हैं तो पूरी की पूरी हमारी अमावस्या हो जाती है,
बिल्कुल इसका एक पार्ट ही हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम इसे, तो ये फुल मून की स्थिति हो जाती है, पूरा हम इसे देख लेते हैं। यहाँ फिर आगे ऐसे ऐसे करके बढ़ता चला जाता है, फिर ऐसे ऐसे घटता चला जाता है। ठीक है, चंद्रमा की इस परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल या एक डाटा रह गया यहाँ पर, परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि ये खुद का चक्कर भी उतने ही टाइम में लगा लेते हैं। इसे हम इसका एक ही पार्ट देख पाते हैं। इसे पूरा हम चंद्रमा का ज़्यादातर हम 60% तक इसका पार्ट देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैदान पर्वत गड्ढे हैं। चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को देखा जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर ना तो वायु है और ना ही वहाँ पर पानी है। अभी खोज चल रही है, चंद्रयान 3 वहाँ पर कुछ भेजा है उन्होंने, वो डाटा होगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके बारे में बात करेंगे हम क्षुद्र ग्रह के बारे में, एस्ट्रॉयड्स के बारे में, जो आपके क्षुद्र ग्रह हैं। वैसे मैं इसके बारे में ऊपर आपको बता चुका हूँ, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं? ये हैं तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, जो सैटेलाइट हैं वो प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं, क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड बोलते हैं। और दूसरा फैक्ट है इनके बारे में, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं, जो कि बहुत समय पहले विस्फोट के समय टूटकर अलग हो गए थे। ये एस्ट्रॉयड के बारे में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका, ये क्षुद्र ग्रह का एक पिक्चर भी इन्होंने दे रखी है। उसके बाद आ जाता है आपका उल्का पिंड, जिनको हिंदी में उल्का पिंड बोलते हैं, इंग्लिश में इसे मेटेरॉयड बोलते हैं। मेटेरॉयड्स बोलते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों चक्कर लगाने में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये पत्थर के छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में हैं, थोड़े से आकार में बड़े हैं। जो उल्का पिंड हैं ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने, इनकी कोई ऐसी सीधी कक्षा नहीं है जैसे वो कक्षा में घूम रहे हैं। ये बिल्कुल, हाँ, सूर्य के चारों चक्कर जो लगाते हैं, लेकिन कोई एक निश्चित कक्षा नहीं है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान जब ये वायु के उसमें संपर्क में आता है तो घर्षण के कारण क्या हो जाता है, ये फ्रिक्शन हो जाता है। जैसे कि फ्रिक्शन हो गया यहाँ पर, घर्षण के कारण ये खत्म होने शुरू हो जाते हैं, गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश, आपने लाइट देखा होगा, लाइट प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह बिना जले पृथ्वी पर गिर जाती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के लोढ़ाना में। तो ये उल्का पिंड के बारे में होगा। क्या आपने तारों खुले आकाश में एक दूसरी, यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है, आकाश में, खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी आपने देखी है, एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह लाखों तारों का समूह है, यह आकाशगंगा है। आकाशगंगा, मिल्की वे, मिल्की वे। ठीक है, ये आकाशगंगा है, यानी कि आकाश में बहने वाली गंगा, आकाशगंगा इसको बता रखा है। ठीक है, ये हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। यह है हमारा सौरमंडल जो है आकाशगंगा का एक भाग है। ठीक है, आकाशगंगा बहुत बड़ा एरिया होता है जो आकाशगंगा होती है। आकाशगंगा को गैलेक्सी बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। ठीक है, आकाशगंगा को गैलेक्सी बोलते हैं। हमारे जो ये सफ़ेद पट्टी के बारे में बता रखा है, ये हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, जिसे हम मिल्की वे बोलते हैं। हमारा जो सौरमंडल है इस आकाशगंगा का एक पार्ट है। मान लो ये पूरी की पूरी आकाशगंगा है, जैसे कि ये सौरमंडल जो है हमारा, इसका एक पार्ट है। चीज़ समझ में आ गई, जिसको हम गैलेक्सी है। ऐसी हजारों गैलेक्सियाँ हैं, ठीक है, जिनसे ब्रह्मांड बनता है आगे जाके। प्राचीन समय में इसकी कल्पना आकाश में एक बहती नदी से की गई है, इसीलिए इसी आकाशगंगा, यानी कि आकाश में बहने वाली गंगा। आकाशगंगा में करोड़ों तारे होते हैं, यानी कि सूर्य भी एक स्टार है, एक तारा है। ठीक है, एक तारा है, ऐसे करोड़ों तारे हैं। फिर बादल होते हैं, गैसें होती हैं, एक प्रणाली होती है। लाखों तारों का समूह को आकाशगंगा बोलते हैं। जैसे इन्होंने एक पार्ट से इस चीज़ को समझा रखा, आकाशगंगा मिलकर फिर ब्रह्मांड, यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। यूनिवर्स का निर्माण, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी इसके बारे में जानकारी जुटा नहीं पाए हैं। जैसे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझा रखा है। ये हम रहे, हम पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी क्या है? हमारे सौरमंडल, सोलर सिस्टम का एक भाग है। सौरमंडल, सोलर सिस्टम किसका भाग है? सोलर सिस्टम आकाशगंगा का भाग है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है।
ठीक है। आकाशगंगा किसका भाग है? आकाशगंगा ब्रह्मांड का भाग है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। यहाँ पर इस चीज़ से आप इसको सीक्वेंस पूरा का पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम आ गए, हम पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है, आकाशगंगा ब्रह्मांड का भाग है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई और यहाँ पर एनसीईआरटी भी आपकी क्लियर हो जाती है। पूरे के पूरे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं। कोई चीज़ आपकी रहेगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, साथ साथ में क्वेश्चनों का आप खुद से लिख के देख लेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि ग्रह और तारे में अंतर, ग्रह और तारे में अंतर समझिए। ग्रह मैंने बताया जिनकी खुद की हीट और खुद का लाइट नहीं होती, वो ग्रह हो गए। ठीक है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, सूर्य की रिवोल्यूशन। ठीक है, और तारे जिनकी खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है। ठीक है, जिनकी खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है, खुद के प्रकाश से चमकते, किसी और के प्रकाश से नहीं चमकते, जैसे कि ग्रह चमकते हैं। ये अंतर होता है इनमें। ठीक है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सोलर सिस्टम का मैंने आपको पूरा बता ही दिया, जिसमें आपका सन आ गया, पूरे के पूरे आपके 8 ग्रह आ गए, आपके एस्ट्रॉयड आ गए, मेटेरॉयड्स आ गए। ठीक है, ये पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है। उसके बाद है सूर्य से उनकी दूरी के उनका सभी ग्रहों के नाम लिखें, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, जैसे कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्योंकि यहाँ पर जीवन है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर जल है, वायु है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देखते हैं? क्योंकि चंद्रमा खुद का जो घूर्णन है, खुद जो पृथ्वी के चारों तरफ का उसका परिक्रमा है। ठीक है, जो उसकी रिवोल्यूशन है और रोटेशन गतियाँ दोनों की दोनों 27 दिन में एक ही समय पर हो जाती है। ब्रह्मांड क्या? ब्रह्मांड का बता ही दिया, ब्रह्मांड अनंत है। ब्रह्मांड में लाखों मिल्की वे हैं, आकाशगंगाएँ हैं, दुनिया भर के आकाशगंगाओं में आगे फिर बादल हैं, ग्रह हैं, प्लानेट हैं, सोलर सिस्टम है। ठीक है, उसके आगे मार्क करना है तो किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह ऊपर मैं आपको बता ही चुका हूँ। किसको बोला जाता है? शुक्र को बोला जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है हमारा। ठीक है, उसके आगे है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार है। ध्रुव तारे से किस दिशा में? उत्तर दिशा में। शूद्रग्रह किन कक्षाओं के बीच में? ऊपर बता चुका, मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आप खुद भी कर लोगे आप तो सही रहोगे। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वैसे मैंने इसमें पूरे के पूरे फैक्ट आपके क्लियर कर दिए हैं, फिर भी कोई फैक्ट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। थोड़ा सा ये रह गया शायद, शब्द की उत्पत्ति के बारे में इसमें बता रखा है, ज्योग्राफी के बारे में बताया गया, ग्रीक भाषा से लिया गया, पृथ्वी का विवरण है जिसमें जी का अर्थ है इसमें पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ है इसमें लिखना, यानी कि पृथ्वी के संबंध में जाना। तो जो उसके साथ लॉजी जोड़ देंगे पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा, जियो के साथ मैट्रिक जोड़ देंगे पृथ्वी का मापन हो जाएगा, जियो के साथ ऑर्ड जोड़ देंगे पृथ्वी का आकार के अनुरूप हो जाएगा। ये थोड़ा सा फैक्ट रह गया था बस, बाकी सारे के सारे फैक्ट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। ये मैं आपको सारा का सारा क्लियर कर चुका हूँ एक एक। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा। कल आपका जो है सेकंड चैप्टर आपको मिल जाएगा, जिसमें हम ग्लोब और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।